नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान में आज हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। आज हमारे पास है सवाल नंबर 21, गैंग किसे कहते हैं और समझाइए। हमारा तीसरा पाठ चल रहा है धातु और अधातु। अगले वीडियो में हम लोग चौथा पाठ शुरू करने वाले हैं। तो गैंग किसे कहते हैं उसे समझाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा गैंग के बारे में। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। ठीक है, अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। तो अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। चलते हैं आगे। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है और अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए, गैंग यानी अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं और इसके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती हैं। तो ये बात हो गई गैंग के लिए। सवाल क्या था फिर से याद कर लेते हैं। गैंग किसे कहते हैं समझाइए। 22वां सवाल, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण समझाइए। नीचे आने वाली धातुएं यानी यहाँ पर हमने इसकी बात की थी कि यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में कहाँ गया सवाल, यहाँ पर बहुत दिनों के पहले की बात है, ये रहा। ये सबसे ऊपर आने वाली धातु हैं, ये मध्य में आने वाली धातु और ये सबसे नीचे आने वाली धातु हैं। इसकी बात हो चुकी थी, इसी पे आप विस्तार से सवाल पूछा गया है। देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सबसे नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रिय, बिल्कुल अभिक्रियाएं नहीं करती, बहुत मुश्किल से अभिक्रियाएं करती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि सिन्नाबार, मरकरी। सिन्नाबार जो है वह मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सिन्नाबार जो है वह मरकरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर मरकरिक ऑक्साइड मर्क्यूरी में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये मर्क्यूरी ऑक्साइड था, वो मर्क्यूरी में परिवर्तित हो गया। उसके बाद इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से यदि कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को भी केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड जो है उसको मात्र गर्म करके कॉपर में यानी तांबे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो 23वां सवाल है, मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। हमने नीचे आने वाली धातुएं देखी, अब मध्य में कौन सी धातुएं होती हैं? तो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर इत्यादि। इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में खास करके सल्फाइड या कार्बोनेट के स्वरूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसीलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों को भर्जन एवं निस्तापन दोनों के समय किस प्रकार की अभिक्रिया होती है यहाँ पे सिखाया गया है। भर्जन में ये समीकरण लिखना है और निस्तापन में ये वाला। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से, ये धातु का ऑक्साइड है,
उनमें से धातु प्राप्त किया जाता है। ये धातु की ऑक्साइड है, उसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया से जिंक धातु प्राप्त की जाती है। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तापमान यानी गर्म किया जाता है, तो जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। उसके बाद कार्बन, इसका उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इन सभी को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनको यौगिकों से बहुत ही आसानी से विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण बताया गया है मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसको एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो हमें इसमें से मैंगनीज धातु प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और भी हैं। 24 नंबर का सवाल है, थर्मिट अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रियाएँ जो हमने देखी, विस्थापन अभिक्रियाएँ अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं और उसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। और 25वां सवाल है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सबसे ऊपर स्थित धातुओं की बात। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इसीलिए इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों में विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है और कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड पर आवेशित क्लोरीन मुक्त होती हैं। ये कुछ समीकरण हैं इसके। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम भी प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26, धातुओं के परिष्करण की विद्युत अपघटन की पद्धति। यहाँ पर हमारे पास विद्युत अपघटनी परिष्करण की बात की गई है। देखते हैं उसको। आगे चलते हैं दोस्तों। विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसका ये चित्र आप लोगों को बनाना है। इसी को समझते हैं कि कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर और गोल्ड इन जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध धातु को की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये विद्युत अपघट्य है, CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4। उसके बाद विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य के रूप में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती हैं। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं और अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोडिक पंख कहा जाता है। इसे यहाँ पर देखिए, ये जो अशुद्धियाँ जो हैं उसको एनोड पंख कहा जाता है। ये बात हो गई विद्युत अपघटनी परिष्करण। आगे का सवाल है, संक्षारण के उदाहरण।
हमारे पास संक्षारण के 3 उदाहरण हैं, उसको देखते हैं। पहला उदाहरण, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कॉपर यानी तांबा, उसको यदि वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया यदि करेगा तो जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक, सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट का होता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं, लोहे के ऊपर जंग लगना। ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28, यशद लेपन किसे कहते हैं? यशद लेपन की बात करते हैं। आप देखिए कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जस्ता यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है, तो इसीलिए यशद लेपन किया जाता है। आखिरी हमारा सवाल है मिश्रातु। मिश्रातु के बारे में देखते हैं कि धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि जो है उसे मिश्रात्वन कहते हैं। इस विधि से हम इच्छा के अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु हैं, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है और गर्म करने से वह सुगमतापूर्वक खींच जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा कार्बन मात्र 0.05% मिला दिया जाए तो वह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। तो लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाएंगे तो वह स्टेनलेस इस्पात बन जाता है जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहा जाता है मिश्रातु। और इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है और उसके बाद दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इनमें विलीन किया जाता है और इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत यानी ठंडा किया जाता है। यदि कोई धातु यदि पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। याद रखिए, मिश्रातु में यदि एक धातु पारद होगी तो उसे अमलगम कहा जाता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। जैसे कि तांबा एवं जस्ते की मिश्रातु है पित्तल, ताम्र एवं टीन की मिश्रातु है कांसा। ये दोनों विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टीन उसकी मिश्रातु हैं सोल्डर। इसका गलनांक बहुत कम होता है और इसीलिए इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ये बात हो गई हमारे तीसरे पार्ट की। अगले वीडियो में हम लोग चौथा पार्ट शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।